नमस्कार। आज 26 दिसंबर 2025 है। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प दस्तावेज हैं। एक तरफ है 1940 के दशक की संविधान सभा की बहसें, जहां हमारे देश की नींव रखी जा रही थी, और दूसरी तरफ 2025 का एक बिल्कुल नया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुझे ये जानना है कि इन दोनों के बीच का धागा कहाँ जुड़ता है। संविधान की बड़ी बड़ी बातें एक आम कामकाजी महिला की मैटरनिटी लीव तक कैसे पहुंचती हैं। तो हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि क्या मातृत्व अवकाश सिर्फ एक लाभ है, मतलब एक बेनिफिट, या फिर एक अधिकार, एक राइट है, या फिर ये देखभाल के काम का एक जरूरी सामाजिक हिस्सा है जिसे सहारा देना पूरे समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है, ये असल में भारत के लोकतंत्र के 3 स्तंभों यानी हमारी संसद, हमारी सरकार और हमारी अदालतें के बीच के रिश्ते को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे संविधान में लिखे गए ऊंचे आदर्श दशकों बाद किसी की जिंदगी की हकीकत को बदलते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से देश की शुरुआत हुई, संविधान सभा से। हमारे स्रोतों में प्रोफेसर केटी शाह का जिक्र है, जिन्होंने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा था। वो चाहते थे कि सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा हो, जिसे अंग्रेजी में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। हाँ, उन्होंने अमेरिकी मॉडल का हवाला दिया और कहा कि अगर हमें नागरिक आज़ादी बचानी है और भ्रष्टाचार रोकना है तो ये बहुत जरूरी है। उनका डर अपनी जगह जायज था, खासकर उस दौर में। जैसा कि संविधान यूट्यूब सीरीज में भी दिखाया गया है, उस वक्त राजनीतिक पार्टियां अक्सर युद्धरत खेमों की तरह काम करती थीं। अच्छा, तो प्रोफेसर शाह को लगा कि अगर शक्ति एक ही जगह केंद्रित हो गई तो तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो आया था। हाँ बिल्कुल। किसका और क्या था वो तर्क? शी की हनुमंतैया और खास तौर पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर का। उन्होंने संसदीय प्रणाली का जोरदार समर्थन किया। उनका मानना था कि शक्तियों का इतना कठोर बंटवारा सरकार के अंगों में रोज रोज टकराव पैदा करेगा ना। बिल्कुल। इससे ऐसे समझिए जैसे एक गाड़ी के 3 पहिए अलग अलग दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हों। गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वही तो। देश को उस समय तेजी से विकास और स्थिरता की जरूरत थी, न कि अंदरूनी लड़ाई की। उन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण सरकारी संरचना पर जोर दिया जहां कार्यपालिका और विधायिका मिलकर काम करें। मतलब जवाबदेही को टकराव से ज्यादा अहमियत दी गई। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका, जिसे प्रोफेसर शाह एक मॉडल बता रहे थे, वो खुद इस कठोर बंटवारे से परेशान है। वहां भी यह सोचा जा रहा था कि क्यों न सरकार के मंत्रियों को उनकी संसद में आकर सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जाए। अच्छा। अंत में प्रोफ शाह का संशोधन गिर गया और हमने वो सिस्टम चुना जिसमें सरकार संसद के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होती है। ठीक है, तो ये तय हो गया कि सरकार का ढांचा कैसा होगा, पर सवाल ये है कि इस सरकार का मकसद क्या होगा। और यहीं पर संविधान की आत्मा यानी उसके 2 सबसे जरूरी हिस्से सामने आते हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, ये सुनने में भारी लगते हैं पर हैं बहुत सीधे। मैं इसे आसान बनाती हूँ। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, और अगर सरकार इन्हें तोड़ती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये कानूनी तौर पर लागू करने लायक हैं। जी। दूसरी तरफ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें आप संविधान का न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन समझ सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा था। ये सरकार को बताते हैं कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए उन्हें क्या-क्या करना चाहिए। ये नैतिक निर्देश है, लेकिन आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब एक है पक्का वादा और दूसरा है एक नेक इरादा, पर क्या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है? यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ये खिलाफ नहीं है। 1980 के एक बहुत मशहूर केस, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। अधिकार नागरिकों को मजबूत बनाते हैं और निर्देशक तत्व देश को सही दिशा में ले जाते हैं। और इसी संतुलन में से निकलता है हमारा आज का विषय। कहाँ से, किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 42 से। ये एक निर्देशक तत्व है। ये कहता है राज्य काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आसान भाषा में संविधान सरकार से कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप महिलाओं को बच्चा होने के समय मदद देने का इंतजाम करें। जी, भले ही ये सीधे कोर्ट में लागू नहीं हो सकता,
पर ये देश का एक मौलिक लक्ष्य बन गया। तो कानून तो बन गया, लेकिन हर कानून के पीछे एक सोच होती है, एक दर्शन होता है। हमारे स्रोतों में फेमिनिस्ट रिफ्लेक्शंस ऑन लेबर नाम का एक लेख है जो इस पर एक नई रोशनी डालता है। यह सार्वजनिक निजी विभाजन की बात करता है। ये एक बहुत गहरी बात है। सदियों से समाज ने एक लकीर खींच रखी है। जो काम पुरुष बाहर जाकर करते हैं, जिससे पैसा आता है, उसे उत्पादक या असली काम मान लिया गया। और जो काम महिलाएं घर पे करती हैं, खाना बनाना, बच्चों को पालना, घर संभालना, उसे बस एक निजी जिम्मेदारी मानकर उसकी अहमियत कम कर दी गई। उसे काम ही नहीं समझा गया। बिल्कुल। एक मिनट, इसका मतलब है कि हम इस पूरे मसले को एक गलत नजरिए से देख रहे हैं। ये सिर्फ एक महिला के लिए छुट्टी नहीं है, बल्कि ये उस काम को सम्मान देना है जो अगली पीढ़ी को तैयार करता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही देखभाल की नैतिकता का दर्शन है। ये दर्शन कहता है कि बच्चे पालने और देखभाल करने का काम सिर्फ एक निजी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी श्रम है। ये वो श्रम है जो देश का भविष्य बनाता है। अच्छा। और यहीं पर हमें दो मॉडलों का फर्क समझना होगा। एक है अधिकार न्याय मॉडल। इसमें मातृत्व अवकाश को एक महिला का व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है, जिसे अक्सर कंपनी के मुनाफे के सामने तौला जाता है। और दूसरा मॉडल? दूसरा है जिम्मेदारी देखभाल मॉडल। ये कहता है कि ये महिला और कंपनी के बीच का मामला है ही नहीं। ये समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस जरूरी देखभाल के श्रम को सहारा दे। भाषा का ये बदलाव बहुत बड़ा है। हम लाभ शब्द से हटकर जिम्मेदारी की ओर बढ़ते हैं। यह एक खर्च नहीं, बल्कि समाज के भविष्य में एक निवेश है। चलिए अब इस दर्शन और संवैधानिक वादे को जमीनी हकीकत पर उतारते हैं। अनुच्छेद 42 के इरादे को कानून बनाने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लाया गया। जी। फिर 2017 में इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ और पेड लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। पर इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया, इसका खर्च कौन उठाएगा? और यही इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी है। मौजूदा मॉडल नियोक्ता दायित्व मॉडल है, यानी 26 हफ्तों की पूरी सैलरी का बोझ उस एक कंपनी पर पड़ता है जहां महिला काम करती है। हाँ, ये तो है। अब आप खुद को एक छोटे स्टार्टअप का मालिक समझिए। ये एक असली दुविधा है और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी है। अनजाने में ही सही, ये कंपनियों को महिलाओं को नौकरी देने से हतोत्साहित कर सकता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, हमारे स्रोत एक बेहतर मॉडल का सुझाव देते हैं। सामाजिक बीमा योजना या एक राष्ट्रीय मातृत्व कोष। वो कैसे काम करेगा? इसमें सिर्फ नियोक्ता नहीं, बल्कि कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार तीनों मिलकर एक कॉमन फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। जब किसी महिला को मातृत्व अवकाश की जरूरत होती है तो उसे इस कॉमन फंड से भुगतान किया जाता है। इससे किसी एक कंपनी पर बोझ नहीं पड़ता। बिल्कुल। और ये उस सामूहिक जिम्मेदारी के विचार को भी मजबूत करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये तो बहुत तार्किक लगता है। वैसे इन सालों में अदालतों का रवैया इस पर कैसा रहा है? नहीं, एक जैसा नहीं रहा है। हमें अदालतों के फैसलों में भी एक विरोधाभास दिखता है। एक तरफ MCD बनाम महिला श्रमिक जैसा एक बहुत ही सकारात्मक फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिहाड़ी पर काम करने वाली महिलाओं को भी मातृत्व लाभ का पूरा हक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अधिकार सबके लिए बराबर है, चाहे नौकरी पक्की हो या कच्ची। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ पी गीता बनाम केरला लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जैसा मामला भी है। इस मामले में एक महिला सरोगेसी के जरिए मां बनी थी। जब उन्होंने मातृत्व अवकाश मांगा तो उन्हें मना कर दिया गया। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। क्यों मना किया गया? इस मामले में अदालत का तर्क ये था कि मातृत्व लाभ कानून का मकसद बच्चे की देखभाल नहीं, बल्कि एक महिला को जन्म देने की शारीरिक प्रक्रिया से उभरने के लिए समय देना है। क्या? चूंकि सरोगेट मां ने बच्चे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए वे इस लाभ की हकदार नहीं थी। मतलब अदालत कह रही थी कि मां की रिकवरी जरूरी है, पर पैदा हुए बच्चे की देखभाल नहीं। ये तो देखभाल के काम वाली बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करना हुआ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून की व्याख्या कितनी अलग अलग हो सकती है। और इसीलिए अब हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर। के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार 2025 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बताइए इस केस के बारे में, मामला क्या था? मामला बहुत ही मानवीय और जटिल था। के उमा देवी एक सरकारी कर्मचारी हैं
उनके पहले विवाह से 2 बच्चे थे, बाद में उनका तलाक हो गया और उन्होंने दूसरी शादी की। अच्छा, जब वे अपने दूसरे विवाह से अपने तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थीं, तो उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने यह कहकर मना कर दिया कि सरकारी नियम यह सुविधा सिर्फ 2 बच्चों तक ही देते हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 बच्चों के मानदंड का हवाला दिया। एक तरफ देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति और दूसरी तरफ एक महिला की व्यक्तिगत परिस्थिति और उसका अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? यहीं पर ये फैसला ऐतिहासिक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ सिर्फ एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा और स्वायत्ता के साथ जीना है। तो फिर जनसंख्या नियंत्रण वाली दलील का क्या हुआ? कोर्ट ने उस पर भी बहुत संतुलित नजरिया अपनाया। कोर्ट ने मातृत्व लाभ अधिनियम का ही हवाला दिया। ये कानून कहता है कि 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे के लिए अवकाश 26 हफ्ते से घटकर 12 हफ्ते हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य जरूरी है, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप किसी के मौलिक अधिकार को पूरी तरह से छीन नहीं सकते। एक महिला को उसके व्यक्तिगत हालात की वजह से इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाके कोर्ट ने 1940 के दशक के उस निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 42 को 2025 में एक मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21 की ताकत दे दी। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। ये फैसला इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संविधान एक जीवित दस्तावेज है, कैसे एक नेक इरादे को हकीकत में बदलने के लिए अदालतें मौलिक अधिकारों का सहारा लेती है। तो हमने संविधान सभा की बहसों से शुरू करके सरकार के ढांचे को समझा, फिर देखभाल के दर्शन को जाना और अंत में देखा कि कैसे 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि जीवन के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। बिल्कुल। ये वाकई एक लंबा सफर रहा है। जी, लेकिन यहाँ मैं एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जैसा कि हमारे स्रोत भी कहते हैं, इन अधिकारों को पूरी तरह से साकार करने के लिए सिर्फ अदालती फैसले काफी नहीं है। उमा देवी को उनका अधिकार मिल गया, लेकिन उस स्टार्टअप का क्या होगा जो 26 हफ्ते की सैलरी का बोझ नहीं उठा सकता? असल बदलाव तब आएगा जब हम सामाजिक कल्याण के वित्त पोषण के तरीके को बदलेंगे। सही बात है। अब बहस ये नहीं है कि मातृत्व एक अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है। अब असली सवाल और अगली बड़ी बहस ये है कि समाज के तौर पर हम सब मिलकर इस जरूरी देखभाल के श्रम का समर्थन और वित्त पोषण सामूहिक रूप से कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना हो।